हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इंदौर कोचिंग द्वारा जो MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई गई थी, उसका 22वां टेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो 22वें टेस्ट का हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है और यूनिट 6 के चैप्टर का क्या नाम है? भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ठीक है, केंद्र में डायआर्की यानी ड्यूअल गवर्नेंस कहते हैं, द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत द्वैध शासन स्थापित किया गया था। और पहले राज्य प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट में लाया गया था। ठीक है, और बाद में 1935 के एक्ट में द्वैध शासन केंद्र में लाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, ग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे संविधान की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा जाता है द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। एक और संविधान विज्ञ है, ठीक है, और प्रसिद्ध संविधानविद है, वो कौन है? वह सुभाष कश्यप। ठीक है, सुभाष कश्यप ने उद्देशिका को यानी प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को कहा है संविधान की आत्मा। तो लेकिन जो प्रसिद्ध है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और स्वीकृत कब हुआ था? स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू यानी इनेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, क्योंकि उस दिन संविधान को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाग सेकंड में क्या है? दूसरे भाग में नागरिकता है, राइट है। भाग 3 में मूल अधिकार है, राइट है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक TPS भी है, राइट है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य किसमें? भाग 4 के ही एक उपभाग में। उपभाग कौन सा? भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। तो D है जो कि हमारा सम्मिलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, बच्चों के शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, 24वां आर्टिकल है बच्चों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल है। 23वां बलात् श्रम को अवैध घोषित करता है। ठीक है, जबरदस्ती काम करवाना, बेगारी करवाना अवैध। और 24वां आर्टिकल बच्चों के शोषण या बच्चों से श्रम करवाने को अवैध घोषित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है 21A में। अगला प्रश्न है, किसने मूल कर्तव्यों के संबंधित
प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा। ठीक है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो प्रावधान है भारतीय संविधान में जोड़ा। कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कौन से राज्य में लागू है? अभी फिलहाल गोवा राज्य में लागू है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेशन का उद्देश्य है? भारतीय संविधान में डीपीएसपीस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के इंक्लूजन यानी समावेशन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के लिए नीति निर्देशक तत्व समावेशित किए गए संविधान में। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? ठीक है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, आर्टिकल 50 में 50वें आर्टिकल में कार्यपालिका और न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रावधान दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों के भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो भारतीय संविधान में इंक्लूड की गई है किस देश से संबंधित है? सोवियत संघ से। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी और कहाँ से, कौन से देश से ग्रहित किए गए? सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। और संवैधानिक शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो 143। ठीक है, 143वें संविधान आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है किसी भी विषय पर संविधान से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? क्या है इसके ऑप्शंस? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? नहीं। वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है? नहीं। सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? नहीं। डी। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि जो लोकसभा है और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति केंद्र की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, संविधान का 99 नंबर का संविधान संशोधन किसके बारे है? 99 नंबर का संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी NJAC के बारे में है संविधान का 99वां संविधान संशोधन। लेकिन इसे बाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था 99 नंबर के संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1951 में। ठीक है, 1951 में किया गया था पहला संशोधन भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध है
नगर पालिका से, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन है ग्राम पंचायत या पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या संविधान की लघु समीक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया गया है? ठीक है, 21 से 18 वर्ष करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988 में 21 से 18 वर्ष करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है, किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया? ठीक है, किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया? कौन से अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? संसद, ठीक है, संसद करती है, पार्लियामेंट करती है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? एक बार, ठीक है, केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है? वैधानिक अधिकार, ठीक है, वैधानिक यानी लीगल राइट है। पहले मौलिक अधिकार था लेकिन इसे बाद में क्या घोषित कर दिया गया? वैधानिक अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? किसने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है? क्या सही आंसर है? एच.एम. हिदायतुल्लाह ने, ठीक है, एच.एम. हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अब पद संभाला है भारत में। फिर अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन परिस्थितियों की घोषणा करने का अंतिम अधिकार है? आपातकाल यानी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, वो भी लिखित में मंत्रिपरिषद संस्तुति करेगी राष्ट्रपति को, तब वह आपात यानी इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। अगला प्रश्न है, भारत ने कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की? इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगी है? 3 बार, ठीक है, 3 बार लगी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लाया जा सकता है? महाअभियोग किस आर्टिकल के तहत लाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, ठीक है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लाने से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति, ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामलों में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? राष्ट्रपति को किन मामलों में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? साधारण विधेयक में, ठीक है, केवल साधारण विधेयक में राष्ट्रपति को संपूर्ण वीटो करने की शक्ति है, बाकी गैर सरकारी विधेयक और वित्त विधेयक में वह वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, ठीक है। एक हाई कोर्ट का जो जज है वह किसको अपना त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति भी करता है और त्यागपत्र यह राष्ट्रपति को ही देगा। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय की अवधारणा लाई गई। भारत में चलित न्यायालय की अवधारणा लाई गई किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारत में चलित न्यायालय की अवधारणा लाई गई। और पहले चलित न्यायालय कहाँ स्थापित की गई? हरियाणा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ होता है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। और वह दूसरे जो हाई कोर्ट है और दूसरे डिसीजन हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके डिसीजन के लिए एक नज़ीर, एक एग्जाम्पल पेश करेगा। तो इसके सभी निर्णयों का रक्षात्मक मूल्य होता है, ठीक है। जो भी डिसीजन लिए हैं उनका रक्षात्मक यानी डिफेंसिव वैल्यू होती है और इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। किसी भी न्यायालय अगर कोई लगाता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। तो B सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड एक कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई है? 1957 से, ठीक है, अप्रैल 1957 से। अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किस बैंक द्वारा लॉन्ग टर्म के लिए यानी दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? भूमि विकास बैंक द्वारा। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में, ठीक है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना 1990 में। और फिर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, ठीक है, 1956 में। और 1955 में SBI की स्थापना हुई थी 1956 में, LIC की। और फिर बचा हुआ है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, LIC की स्थापना 1956 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। तो D है सही आंसर इसका। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब शुरू की गई थी? 1991 में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर या फिर किस आधार पर है? मिश्रित व्यवस्था पर, ठीक है। मिश्रित व्यवस्था पर आधारित है भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए? ठीक है, भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए, यानी सेज किसके लिए स्थापित किए गए? विदेशी निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सेज स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? यह केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है?
व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? जो कि कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा जो क्रेडिट जनरेट की जाती है उसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक द्वारा जो शाखा सर्जित की जाती है शाख, ठीक है, क्रेडिट सृजित की जाती है उसका नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? शाखा बैंकिंग। ठीक है, शाखा बैंकिंग व्यवस्था है भारत में कि एक मुख्य ब्रांच है, उसकी अनेक शाखाएं देश विदेश में फैली हुई है। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था शाखा पर बैंकिंग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? जुलाई 1969 में। ठीक है, जुलाई 1969 में। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किनके द्वारा? भारत में 1 रुपये के नोट, सिक्के और छोटे सिक्के किनके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न है, मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा क्या है? सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल है। ठीक है, लिक्विडिटी होती है मुद्रा की सबसे अधिक। ठीक है, जैसे आप मान लो आप कोई वस्तु खरीदने जाओ, आप एक सोने की ईंट लेकर जाओ कि आप मुझे इतने में ये दे दो, या कुछ सामान लेना है आपको 100 रुपये का और ईंट लेकर जा रहे हो, तो इसको चेंज करवाना होगा दुकानदार को इतना सारा, उसके पास खुद ही नहीं रहेगा, तो इसकी लिक्विडिटी कम होती है। ठीक है, जो मूल्यवान धातुएं है या फिर अपनी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसकी तरलता काफ़ी कम होती है, लेकिन मुद्रा की तरलता अधिक होती है, उसका चलन काफ़ी सुविधाजनक होता है। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में पहला बैंक था। अगला प्रश्न है, ग्रेशम नियम संबंधित है। ग्रेशम नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? मुद्रा के संचालन से। ठीक है, ग्रेशम नियम संबंधित है मुद्रा के संचालन से। अगला प्रश्न है, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इकोनॉमी, एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, जिसने द वेल्थ ऑफ नेशंस किताब लिखी है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख लिया है? किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख लिया है? यूटीआई बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक जो वर्तमान है उसका पुराना नाम क्या है? यूटीआई बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का फेडरल कोर्ट निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935 में। ठीक है, 1935 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज अपना पद त्याग कर सकता है। किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु नहीं, रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष है। और जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय में, वहाँ पर 62 वर्ष है, और सर्वोच्च न्यायालय में है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है? ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को, यानी संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी किसे? आरटीआई एक्ट को। अगला प्रश्न है,
प्राक्कलन समिति के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ठीक है, प्राक्कलन समिति सदन के कौन से सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो केवल लोकसभा के सदस्यों से। ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्यों से ही मिलकर बनी होती है प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेशन कमेटी। और कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं केवल लोकसभा से। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, कौन निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर करता है धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, ज्वाइंट सेशन जो संसद का होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति। डी सही आंसर है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव के लिए? 30 वर्ष। ठीक है, 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है? आर्टिकल 249। ठीक है, 249वें नंबर का अनुच्छेद संघ सरकार को, केंद्र सरकार को यानी संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों केंद्र और राज्य बना सकते हैं कानून। तो लेकिन राज्य सूची के विषय में अगर केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाना चाहे तो कौन सा अनुच्छेद यह शक्ति देता है? अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? ठीक है, फॉरेन करेंसी भारत में किस विदेशी मुद्रा के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत का पैसा यानी फॉरेन करेंसी सर्वाधिक व्यय किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। भारत में फ्री ट्रेड जोन्स यानी स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना किस लिए की गई है? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संवर्धन के लिए भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज की नीति घोषित कब की गई थी? ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की नीति कब घोषित की गई थी? अप्रैल 2000 में। ठीक है, 2000 में और लागू बाद में ये 2006 में जाकर हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा अप्रैल 2000 में हुई थी। ठीक है, सिर्फ 2000 में। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहाँ स्थापित हुआ था? कांडला, गुजरात में कांडला बंदरगाह में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया। ठीक है, प्राइवेट क्षेत्र का यानी निजी क्षेत्र का पहला निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र घोषित किया गया है यानी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ 2006 में। ठीक है,
और विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी और उस नीति यानी उसके अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में। अगला प्रश्न है कौन एक सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, ठीक है, अतिरिक्त रोजगार अवसर यानी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसका प्रावधान तो है ही सही, ठीक है। अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन होगा, राइट है। नवीन तकनीकों का प्रयोग होगा, यह भी सेज का उद्देश्य है। अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन होगा, यह भी राइट है। फिर डी क्या कहता है? डी कहता है विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना है, क्योंकि प्राइम पर्पस तो प्राइम ऑब्जेक्ट तो यही था, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, यहाँ होता है तो डी है रॉन्ग। अगला प्रश्न है आयात निर्यात बैंक का गठन हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एग्जिम बैंक का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1982 में, ठीक है, 1982 में हुआ था आयात निर्यात बैंक का। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है? भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है? तो इसका राइट आंसर है निर्यात एवं गारंटी निगम, ठीक है, निर्यात एवं गारंटी निगम निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। अगला प्रश्न है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, ठीक है, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, ठीक है, सेवाओं का यानी सर्विसेज का एक्सपोर्ट क्या कहलाता है? अदृश्य निर्यात यानी इनविजिबल एक्सपोर्ट। अगला प्रश्न है एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, ठीक है, निर्यात के लिए जैसे कोई कच्चा माल मंगा रहा है, हम चाइना से मंगाते हैं दवाओं के लिए कच्चा माल, ठीक है, तो एंट्री पोर्ट व्यापार हो गया यह, क्योंकि वहाँ से जो दवा आएगी कच्चे फॉर्म में, कच्चा माल आएगा, उसको तैयार करके फिर उसको निर्यात किया जाएगा, तो जो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु उनको एंट्री पोर्ट व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात एवं निर्यात के संबंध में। अगला प्रश्न है भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? भारत में कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्रिसिल है भारत में, केयर है और इक्रा है, ठीक है, क्रिसिल, केयर और इक्रा भारत में ही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो डी है सही आंसर। अगला प्रश्न है काली मुद्रा है, ठीक है, काली मुद्रा हिंदी में ही दे दिया उन्होंने, ब्लैक मनी है काली मुद्रा, यानी ब्लैक मनी क्या है? यह एक अवैध मुद्रा है जाली मुद्रा नहीं, खराब मुद्रा है, ठीक है, और यह अवैध मुद्रा तो है लेकिन कंप्लीट इसने कथन नहीं दिया हुआ है, तो सही इसका कथन है यह अवैध आय है, ठीक है, अवैध आय है, सॉरी अवैध मुद्रा नहीं है, अवैध आय है, इलीगल इनकम है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं जिस आय पर, तो वो कहलाता है ब्लैक मनी, काली मुद्रा। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। पहले आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी, बाद में परिवर्तित किया गया न्यूनतम कोष प्रणाली, यानी न्यूनतम मुद्रा रिजर्व बैंक के पास, सरकार के पास होना चाहिए, ठीक है, तो यह है मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली। अगला प्रश्न है भारत में बैंकों द्वारा
प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य किस को ऋण देने से है? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर से तात्पर्य किस क्षेत्र को ऋण देने से है? तो कृषि से भी है, लघु एवं छोटे उद्यम से भी है, दुर्बल वर्ग से भी और उपयुक्त सभी। ठीक है, इन सभी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इन्हें ऋण देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इनको देना ही होगा। ठीक है, कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग और सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख का यानी करेंसी और क्रेडिट का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्ण रूप है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, शेयर बाजार का नियंत्रण करता है सेबी, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? एनएसई की स्थापना कब हुई थी? एनएसई की स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में एनएसई की स्थापना हुई थी, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? ठीक है, सहयोग निधि मतलब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का नियमन सेबी करता है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का नियमन यानी रेगुलेशन करता है। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था, सेबी एक्ट कब पारित हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में सेबी एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, शेयर मार्केट के कार्यों को कंट्रोल करता है सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है? जुलाई से जून। ठीक है, जुलाई से जून है, और अप्रैल मार्च सरकार का है। ठीक है, भारत सरकार का है, और आरबीआई का लेखा वर्ष है जुलाई जून। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ठीक है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के अंतर्गत ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया जाता है? ठीक है, कौन से संशोधन के तहत शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है? 93वें संविधान संशोधन। ठीक है, 93 नंबर के संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां 52nd संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से। ठीक, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और कब लाया गया था यह? 52वां संविधान संशोधन लाकर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, सन याद नहीं आ रहा मुझे इसका, और तो यह दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे रखा? ठीक है, प्रियम्बल यानी उद्देशिका का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? वही प्रश्न आ गया कि इसमें मैंने बताया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। अगला प्रश्न है,
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिड्यूअरी पावर थी, वह 1935 के एक्ट द्वारा जो संघ स्थापित किया गया था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार था B.N. राव। ठीक है, B.N. राव, उनका फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव साहब थे B.N. राव साहब संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान अंगीकृत यानी एक्सेप्ट कब हुआ था और एक्ट कब हुआ था? ठीक है, एक्सेप्ट कब हुआ था भारत का संविधान? ऑप्शन क्या है इसके? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिलाएं। ठीक है, 15 फीमेल थे, 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज जो कोचिंग है इंदौर में, उसके द्वारा MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई थी इन्होंने, उसका 22वां टेस्ट था और ये हमारा यूनिट 6 से रिलेटेड टेस्ट था। यूनिट 6 में क्या है? MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।